तो यार आ चुके हैं एक और वीडियो के अंदर, और इसके ये जो है हमारी पार्ट 2 होने वाला है। जो प्रीवियस वाली वीडियो थी उसकी, वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो जो है आई बटन के ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके देख सकते हो। इसके साथ जो है हमने मैट्रिसेस भी जो है वन शॉट के अंदर कवर किया था पूरा। पूरा आईपीयू के सिलेबस में एक एक पॉइंट जो है उसके अंदर डिस्कस कर रखा है। वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे फिर से लिंक आ रहा होगा, वो भी जाके देख सकते हो। नहीं तो आप हमारे चैनल के ऊपर जा करके जो है ये थंबनेल आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसके अंदर जो है मैट्रिसेस वन शॉट में पूरा का पूरा रिवाइज हो रखा है आपका। इसको जाके देख लेना। और अगर आपको इस जो क्वेश्चन सेशन है इसके नोट्स चाहिए, आपको अगर क्लास नोट्स चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लेना अपना आईपी वाला के नाम से, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और वहाँ पर जाकर ये वाला जो कोर्स दिख रहा है आपको, इसके अंदर आपको 1 रुपये दिखा रहा होगा, पर मत पे करना उसको, जो है पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ताकि पायरेसी ना हो, इसलिए जो है मैंने ये कोर्स के अंदर डाल रखा है, बाकी ये फ्री है। तो ऊपर कंटेंट के अंदर जा करके जो है आप यहाँ पर कंटेंट की ऑप्शन आ रही है, कोर्स पे जब जाओगे ना तो यहाँ कंटेंट की ऑप्शन आ रही होगी, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो पी वाई क्यू सेशन के अंदर क्लिक करोगे तो पीपीटी मिल जाएगी आपको। और ऐप डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यार वीडियो पसंद आए तो यार लाइक्स ज़रूर कर देना, पूरी दिल से मेहनत हो रही है आपके लिए। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू यार, अब सर जो है कंटिन्यू करेंगे आगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो 4b इसमें बोला है कि प्रूव दैट आपका जे हाफ इक्वल टू रूट 2 बाई पाई एक्स साइन एक्स वेयर जे एन एक्स रिप्रेजेंट द बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक, अब इसे आपको कुछ सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसल फंक्शन का पता होना चाहिए कि बेसल फंक्शन जो फर्स्ट काइंड का है तो वो कैसे एक्सपेंड होता है। तो अब बेसल फंक्शन ये हो गया, तो जैसे है कि जे एन एक्स अगर ओरिजिनल फॉर्म में हम देखें तो वो कैसे एक्सपेंड हो, एक्स की पावर एन, टू की पावर एन, गामा एन प्लस वन, और इधर मल्टीप्लिकेशन वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन इसे हम एक्सपेंड कर देंगे। टू इंटू टू एन प्लस वन प्लस एक्स की पावर फोर, टू इंटू फोर टू की पावर टू एन प्लस वन एन प्लस टू माइनस, ऐसे ही वो एक्सपेंड होता चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए जैसे n इक्वल टू वन बाई टू के लिए करना है तो इस इक्वेशन में n इक्वल टू वन बाई टू पुट कर दो, तो हमारा जो डिजायर्ड वैल्यू है वो आ जाएगी जो हम चाहते हैं बेसल फंक्शन। ठीक है, तो जे इक्वल टू एन इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है, उसके लिए बेसल फंक्शन एक्स की पावर वन बाई टू हो जाएगा, टू की पावर वन बाई टू हो जाएगा क्योंकि एन था गामा, और थ्री बाई टू हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू टू थ्री बाई टू। ठीक, ये सब हो जाएगा। ये आपका फैक्टोरियल है। ठीक है, ध्यान रखना है फैक्टोरियल है। ठीक, और एक्स की पावर फोर, टू थ्री फोर फाइव, ये सब आपका वैल्यू आ जाएगी। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, एक्स की पावर एक्स की एक्स एक्स रूट रूट एक्स और रूट टू इंटू वन बाई टू इंटू गामा वन बाई टू इंटू वन अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ पे वन अपॉन एक्स आपने क्या किया, निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, तो अब एक्स की मल्टीप्लाई इसमें कर दी। मतलब जो आपने मल्टीप्लाई भी की और यहाँ पे एक्स से डिवाइड भी कर दिया, तो आपकी वैल्यू ये आ गई। तो अब ये जो जरा ध्यान से देखिए किसका एक्सपेंशन है, ये तो आपका साइन एक्स का एक्सपेंशन है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से कट गया, यानी कि रूट एक्स कट गया, रूट एक्स से रूट एक्स चला गया तो यहाँ पे नीचे रूट एक्स बचेगा। तो रूट टू इंटू रूट एक्स हो जाएगा इंटू वन बाई टू का अपना रूट टू हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट टू होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ क्योंकि गामा वन बाई टू इक्वल टू रूट पाई होता है, सो रूट टू नहीं रूट पाई होता है, तो इसकी वैल्यू साइन एक्स। ठीक, तो अब क्या हो गया, ये इसको आप पूरे को कंबाइन कर लीजिए इस फॉर्म में। ठीक, तो फाइनल आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन ये आ गया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम्म, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। इस क्वेश्चन में बोला गया लेट द इलेक्ट्रो पोटेंशियल लाइंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्व्स ऑफ द कांस्टेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन, उन्हें इलेक्ट्रो पोटेंशियल लाइन बोलते हैं। किसके बीच में होती है, तो कंसेंट्रिक सिलेंडर्स के बीच में दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, मतलब एक आपका क्या है उसे मतलब एक फंक्शन है जो उन्हें डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन को। ठीक है, उसका क्या है फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, जहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हमें क्या करना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज निकालनी है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, करो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज निकालनी है। ठीक, तो अब देखिए जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के बारे में बताया गया था। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज क्या होती है, वो इस चीज को हम समझेंगे पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम डिफरेंशिएट द इक्वेशन, जो आपकी इक्वेशन दी हुई है इसको विद रेस्पेक्ट टू किसके, एक्स के डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा, टू एक्स मिलेगा प्लस के टू वाई मिलेगा इक्वल टू जीरो। तो इस हम क्या बोल सकते हैं, इस हम ये कह सकते हैं कि भाई वाई डैश, जो वाई डैश आया क्या नाम है, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना इसे, तो वाई डैश आ जाएगा, तो वाई डैश इक्वल टू माइनस के एक्स बाई वाई आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो अब क्योंकि जो है इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज क्या होती है, इक्वेशन since equation of orthogonal
ट्रेजेक्ट्रीज क्या होती है, ट्रेजेक्ट्रीज इज, तो वो होगी y डैश इक्वल टू माइनस के 1/f(x, y) ये आ रही है। ठीक है, ये होती है। तो y डैश इक्वल टू माइनस के 1/f(x, y) ये होगी। तो अब इस केस में क्या है, इन दिस केस, जो f(x, y) है वो क्या बन रहा है यहाँ पे, माइनस के x/y बन रहा है। यहाँ पे देखो भाई, यही तो बन रहा है। ठीक, ये इसके बराबर आके नीचे आ रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो y डैश है, y डैश को हम क्या लिख लेंगे, इसे इस तरह से, या ये कहिए कि y/x आ जाएगा, y/x। ठीक, ये बराबर किसके होना चाहिए, y/x के। ठीक, तो अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसे हम सोल्व करेंगे। नाउ लेट अस सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इक्वल टू y/x। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो ये आपका dy/dx इक्वल टू y/x। ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या हुआ, dy/y इक्वल टू dx/x हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करोगे dy/y इक्वल टू dx/x। तो इंटीग्रेट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ln y इक्वल टू ln x प्लस c। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करो कि एक्सपोनेंट ले लो दोनों तरफ। तो यहाँ लिख दो बाई टेकिंग एक्सपोनेंट्स बोथ साइड्स। ठीक है, अब जब दोनों साइड एक्सपोनेंट ले लोगे तो क्या है, y बराबर सी एक्स, ये आ गया। तो ये आपकी लाइन है जो कि आपकी सेंटर से पास होती है। यही आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी। इसमें यही बोला है ना कि भाई ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जो है कि ये रहा, फाइंड देयर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपकी बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है 2y dx प्लस x इंटू 2 log x माइनस y dy इक्वल टू 0। इसे हमें सुटेबल मेथड चूज करना है इसे सोल्व करने के लिए। तो अब जरा इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो इस ये इक्वेशन आपको इस फॉर्म में मिलेगी, m dx एंड dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में मिलेगी। तो जहां से m आपका क्या हो जाएगा, m आपका हो जाता है 2y। यहाँ से क्या हो जाएगा कि m बराबर क्या आ जाएगा 2y, और n बराबर क्या आ जाता है x 2 log x माइनस y, ये आ जाता है। ठीक है, अब आप इसे क्या करोगे, अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमें चाहिए फंक्शन, क्योंकि देखो फंक्शन तो आपका ये है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये होगा e की पावर इंटीग्रेशन fx dx। तो अब ये फंक्शन चाहिए, वो फंक्शन कहाँ से निकलेगा, वो फंक्शन होगा ये। अगर ऐसे केस में ये बराबर हो, तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, डेल अपन डेल वाई माइनस डेल अपन डेल एक्स अपॉन एन इक्वल टू निकालना है। तो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हो गया, 2 आ गया, माइनस डेल एम एन अपॉन डेल एक्स निकालना, डेल एम अपॉन डेल एक्स आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इसे आपने पुट कर दिया, नीचे n की वैल्यू पुट कर दी, n की वैल्यू पुट करके फाइनल वैल्यू ये आ गई fx की। तो ये आपका fx आ गया, fx की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। जब fx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 1/x, और 1/x जब माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन माइनस 1/dx, यानी कि log x माइनस log x, और ये पावर कहाँ चली जाएगी, -1 पे चली जाएगी। जब ये पावर 1 पे चली जाएगी तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1/x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन के, जो mdx प्लस dy है। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद x से मल्टीप्लाई के जो उसमें x था वो कट गया, तो यहाँ से ये बचा। अब इसे आपको क्या करना है, ये आपका टोटल एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया। तो अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करके आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th ए। इसमें बोल रहा है कि टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस z इक्वल टू -3, सेकंड इक्वेशन। और x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 4, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें वो निकालना पड़ेगा कि जो इसके x y की जो वैल्यू है, ठीक है, हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो कंसिस्टेंसी इसकी क्या ये होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमने इसको इक्वेशन को ऐसे लिख लिया, और इसकी डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा, जो डिटरमिनेंट निकाल के वैल्यू आई वो 8 आई। अब 8 अगर 0 है तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। आगे फिर सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर सिस्टम डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, यानी कि इसके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होंगे, या तो सारे ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है। तो हमारा यहाँ डिटरमिनेंट मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सोल्व करके क्या आया, 8 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हमारा क्या है, ये सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये हम लिखेंगे, हम सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है, विद यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये आएगा। तो सिस्टम कंसिस्टेंट है क्योंकि डिटरमिनेंट आपका 0 के बराबर नहीं आया है। तो अब हम क्या निकालेंगे, डी वन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम क्रैमर रूल लगा रहे हैं। क्रैमर रूल से आसान हो जाएगा जल्दी से। तो मैं जल्दी जल्दी डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, -3 और -1,
और आपका 4 2 1। ये क्या क्या हमने यहाँ पे D1 D2 D3 लिखा है, यहाँ पे D1 D2 D3 जो आपका इक्विवेलेंट है इधर, ठीक है, जो ये है इक्वेशन का 3 - 3 4, ठीक है, ये वाला पोर्शन 3 - 3 4, ठीक। तो यहाँ पे जाकर यहाँ पे देखिए फर्स्ट एक्स की जगह जो हम एक्स वाला जो फर्स्ट कॉलम था उसे रिप्लेस कर दिया 3 - 3 4 और बाकी सब हमने एज इट इज रखे। तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा, इसका डिटरमिनेंट आ गया 8, ठीक है, D1 8 आ गया। दूसरा हमने निकाला D2। D2 को आप कैसे लिखोगे, D2 के लिखोगे 3 - 3 2 - 3 - 1 और 1 2 4। अब इसमें हमने यहाँ पे ये वाले को ये जो है इसको पहले वाले में इसमें किया था, ठीक है, ये वाला किया था। अब सेकंड वाले में ये किया, तो यानी कि वाई वाला कॉलम हमने रिप्लेस कर दिया D1 D2 D3 से। तो इसका जो आया आपका डिटरमिनेंट 16 आ गया। अब हम निकालेंगे D3। D3 में कॉलम 3 को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो 3 2 1 1 - 3 - 3 2 3 - 3 और 4, ये आ गया। तो इसका हमने डिटरमिनेंट निकाला -8 आ गया, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गए, ये आपके D1 D2 D3 आ गए। तो अब जो हम x की वैल्यू निकालते हैं, x क्या होता है D1/D, ठीक है, D1/D। D1 की वैल्यू क्या थी, D1 की वैल्यू थी 8 और D की वैल्यू भी 8, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई x की 1, ठीक है। अब हम y की वैल्यू निकाले, y की वैल्यू क्या हो जाएगी D2/D। तो D2 की वैल्यू क्या थी 16, D की वैल्यू क्या थी 8, तो y की वैल्यू आ गई 2। और अब z की वैल्यू निकालोगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी D3/D और D3 की वैल्यू क्या है -8 और D की वैल्यू क्या है 8, तो इसकी वैल्यू होगी -1। तो आपका सॉल्यूशन क्या आ गया, एक्स वाई जेड का सॉल्यूशन क्या आ गया, यानी कि आपका आ गया 1 2 - 1। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स ए। अब ये ए मैट्रिक्स दी हुई है जो है कि 1 0 3 2 1 -1 1 -1 और हमें ए इनवर्स भी निकालना है इसका, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो खुद को ही सेटिस्फाई करती है, यानी कि मैट्रिक्स जो है वो खुद कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करते हैं, यही तो है ना इसका स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ए मैट्रिक्स में से लैम्डा आई को माइनस करना पड़ेगा। तो लैम्डा आई को जब माइनस करेंगे तो जो उसका डायगोनल होता है उसमें से हम लैम्डा माइनस कर देते हैं और कुछ नहीं, तो सीधा हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमने ये सब कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन आपके सामने है, इसमें मुझे कुछ नहीं बताना है, ठीक है। आपके सामने कैलकुलेशन कर दिए, ठीक। कैलकुलेशन करने के बाद ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मान लीजिए लैम्डा अब इसे सेटिस्फाई करेगी क्योंकि अब क्या है हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करती है, हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो जो लैम्डा है उसकी जगह लैम्डा तो यहाँ पे तो एक आपकी स्केलर वैल्यू है, मगर लैम्डा की जगह हम अब क्या यहाँ पे पुट करेंगे, खुद मैट्रिक्स को पुट कर देंगे। तो जो इक्वेशन है आपकी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब हमने मैट्रिक्स पुट कर दी, तो ए की क्यूब होगी -3a² -a प्लस 9i, क्योंकि वहां पे स्केलर था तो इसलिए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी। तो अब हमें इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें छोटी इकाई चाहिए। ये तो हमारे पास है मगर ए स्क्वायर ए की क्यूब नहीं है। ए स्क्वायर तभी आएगा जब ए डॉट ए करोगे, ए डॉट ए इंटू ए कर दिया तो ये आ गया ए स्क्वायर आपका, ठीक है। अब ए की क्यूब चाहिए, ए की क्यूब तभी आएगा जब ए स्क्वायर इंटू ए होगा। तो ए स्क्वायर ये रहा और ए ये रहा, तो हमने ए की क्यूब निकाल लिया, बस और कुछ नहीं करना। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। ए की क्यूब हमें पता है, ए स्क्वायर पता है, तो पुट कर दो। ए की क्यूब -3 ए स्क्वायर ये हो गया, यहाँ पे ये ए स्क्वायर हो गया, ये ए की क्यूब हो गया, ये आपका ए है, ठीक है, और ये आपका आई है, ठीक है। पुट कर दो। जोड़ना घटाना आप चाहते हैं तो जोड़ने सारी चीज का कैलकुलेशन करने के बाद, जोड़ने घटाने के बाद आपका ये मैट्रिक्स आ जाएगी, नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी, ठीक है। सारे एलिमेंट आपके क्या आ जाएंगे, जीरो। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, तो इसका मतलब ये कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई होगी। अब दूसरा हम इसका पार्ट था कि हमें ए इनवर्स भी निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए फिर से हम कहाँ जाते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरफ जाते हैं, जो कि हमारी हमने डिटरमिनेंट को पुट किया, उसमें मैट्रिक्स को पुट किया हुआ था इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। तो वो क्या थी, ए की क्यूब ए मैट्रिक्स क्यूब -3a² -a प्लस 9i इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में ए इनवर्स निकालने के लिए हमें ए इनवर्स का टर्म लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, ए इनवर्स की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा। अब ए 9 ए इनवर्स का टर्म इधर रख लेंगे, बाकी को सब एक साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड। अब ए इनवर्स बराबर ये आ गया। अब सारी चीज है हमारे पास, ए स्क्वायर भी है, ए भी है, आई भी है, वैल्यू पुट करो, बस कैलकुलेशन है। फाइनल जो वैल्यू आएगी ए इनवर्स की ये आ जाएगी, इसी को हम ए इनवर्स बोल रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन सोल्व हो गया, आंसर आ गया। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि चेक वेदर द वेक्टर्स 2 1 1 2 0 -1 4 2 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीन वेक्टर हमें दिए हुए हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो ये हमें चेक करना है, ठीक है। बस चेक करना है, इससे ज्यादा हमें रिलेशन नहीं निकालना है। तो हम ये क्या करेंगे, इसे इस फॉर्म में कंसीडर कर लेंगे कि वेक्टर की फॉर्म में। तो हम किसी स्केलर से अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट है तो कोई रिलेशन निकलना चाहिए, किसी ना किसी स्केलर की मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए। जैसे कि मान लो आपका जो इसका एक्स कंपोनेंट है, मान लो आपका एक वेक्टर है
जो एक्स वाई जेड होंगे उसमें, तो जो वेक्टर है आपका एक्स कंपोनेंट मान लो उसके हो सकता है 2 टाइम्स हो 4 टाइम्स हो किसका, दूसरे वेक्टर के वाई कंपोनेंट का या एक्स कंपोनेंट का, तो कोई ना कोई रिलेशन आ सकता है। तो अब नहीं मान लिया कि ये x1 वेक्टर λ1 प्लस x2 वेक्टर λ2 प्लस x3 λ3 बराबर इसके होगा, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने वेक्टर पुट कर दी, वेक्टर पुट कर दिए तो बराबर 0 है। तो अब इन वेक्टर को इस फॉर्म में लिख लीजिए, इक्वेशन की फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया तो इससे हम कैसे लिख लेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी। तो ए आपका कोफिशिएंट वेक्टर हो गया, वो सॉरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, बी आपका क्या हो गया, ये इसका वेक्टर हो गया अननोन वेक्टर जो लैम्डा है इसमें, स्केलर वेक्टर हो गया, और बी आपका ये 0 राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो ए है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम इसे चेंज करेंगे, इसकी रैंक निकालेंगे तो डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी पता लग जाएगी। तो हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, जो आपका फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो पहला कंपोनेंट है उसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो करने हैं। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इक्वल टू R3 माइनस R1, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो इसके सारे के नीचे नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। फिर दूसरे हम लगाएंगे जो -2 है इसके नीचे का एलिमेंट जीरो करेंगे, इसके नीचे का एलिमेंट जीरो करने के लिए पहले यहाँ -1/2 से मल्टीप्लीकेशन कर दो R2 में, और R2 बन जाएगी, और R3 में -1/3 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो इससे आपकी ये इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन से हम आसान हो जाएगा। तो अब क्या करो, R3 में से R2 घटा दो, इसमें से इसे घटा दो, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो क्या बचा आपके सामने, ये बचा। तो अब आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो सॉरी जो रैंक होती है किसी मैट्रिक्स की वो होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। यहाँ पे नॉन जीरो रो कितनी आई है आपकी, 2 आई है, तो 2 आपकी रैंक होगी, और ये रैंक कितने, नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने यहाँ पे 3, तो नंबर ऑफ वेक्टर्स से कम है। इसका मतलब सिस्टम क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, मतलब जितने आपके वेक्टर है उतने आपकी क्या है रैंकिंग आ रही, इसका मतलब डिपेंडेंसी है, यानी कि आपके उतनी इक्वेशन होनी चाहिए ना जितने आपके वेरिएबल्स है, तो ये है, तो लीनियर डिपेंडेंसी इसमें देखने को हमें मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 7b का, इसमें बोलता है कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई है इक्वेशन की, जैसे 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसे हमें कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसकी नेचर को भी बताना है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्म को यानी कि कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो अब हम यहाँ जो इक्वेशन दी है ये अब मैं पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो उसके जो कोफिशिएंट होते हैं A11 A22 A33 वो सब जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो एक्स क्या नाम एक्स वाई मतलब एक्स को 1 मान लिया, वाई को 2 मान लिया, तो 1 2, और एक्स इंटू वाई इंटू एक्स ये दोनों ही बराबर होंगे, तो इसके कोफिशिएंट बराबर होते हैं, तो 1 1 यहाँ पे काउंट हो जाएंगे, ये प्लस ये बराबर 2 के हो जाएगा, तो इससे डिवाइड करें, जैसे कि A12 प्लस A21 ये बराबर 2 के होंगे। अब ये दोनों बराबर है तो एक ही हो जाएंगे, तो मतलब ये 2A1 हो जाएगा, मतलब ये दोनों बराबर, ये 1 1 हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी इक्वल होते हैं ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके निकाल ली 1 1। तो अब कोफिशिएंट क्या आ गया, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया, इसे हमने मैट्रिक्स बना लिया कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसका, ठीक है। इससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोफिशिएंट मैट्रिक्स, अब इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसे कैनोनिकल फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो अब एक्स डैश क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा, जो इसके अननोन वेक्टर्स है, जो अननोन वेरिएबल्स है उनका ट्रांसपोज होगा, और ये तो आपने बनाया ही है। तो अब हम ए को ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ए इक्वल टू आई, ए इंटू आई, ठीक है। तो इस तरह से लिख लिया। अब हम यहाँ पे ए जो फर्स्ट वाला है, इस पे फर्स्ट वाले पे हम क्या लगाएंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, और सेकंड वाले पे लगाएंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इधर हम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी, इसे हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि वो नीचे के सारे इसके एलिमेंट जीरो, मतलब डायगोनल के नीचे के और ऊपर के जो एलिमेंट रो के जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, तो आपने पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाई कि R1 को R2 से रिप्लेस कर दिया, जिससे कि इसके नीचे का एलिमेंट जीरो हो जाए। यहाँ पे जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पे पहले 1 था, ऊपर जीरो था, ऊपर वाले को 1 बनाने के लिए इसे ऊपर ले गए, मतलब सॉरी उसे इसे ऊपर ले गए आप, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो हमने इसे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, तो फर्स्ट वाले पे लगेगी, सेकंड वाले पे नहीं लगेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई हमने R3 माइनस R1, तो अब ये नीचे यहाँ वाला जीरो बनाना है, तो R इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर दिया, तो अब BC पे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी, इस पे नहीं लगेगी। मगर अब हमने इसके सारे एलिमेंट नीचे के जीरो बना लिया, अब हम क्या करेंगे, इसके ही रो के एलिमेंट जीरो बनाएंगे। रो के एलिमेंट जीरो बनाने के लिए हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड वाले पे लगेगी, यानी इस पे लगेगी, इस पे नहीं लगेगी, इस पे नहीं लगेगी। अब तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या लगाई, C3 माइनस C1 लगाई, तो ये आ गया आपका। फिर हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, क्यों लगाई रो ट्रांसफॉर्म, क्योंकि इसके ये सब जीरो हो चुके हैं, एक ही ट्रांसफॉर्मेशन लगा, तो इसके नीचे का जीरो करना, ये वाला जीरो करना है, तो ये वाला जीरो करने के लिए हमने ये रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, तो ये जीरो हो गया, ठीक है। रो इस पे लगेगी, ठीक। अब ये ऐसे ही कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते लगाते तो फाइनली आपका ये आ गया, ये इक्वेशन आ गई, मतलब ये मैट्रिक्स आ गया, और ये तो इसी को आपने पी इनवर्स बोला, ये ए हो गया, ये पी हो गया, यानी कि इसका इनवर्स है ये, ठीक है। तो ये आपके पास मिल जाता है इसको। तो ये कैनोनिकल फॉर्म आ गई आपकी, कैनोनिकल फॉर्म मतलब कैनोनिकल फॉर्म वाई डैश ए, ये वाई डैश ये इंटू वाई, इसको कैनोनिकल फॉर्म बोलेंगे। तो वाई डैश को ये जो वाई कंपोनेंट है वो, और इंटू ए, ये सॉरी जो आया आपके वाई डैश ए पी, और ये क्या वाई का वेक्टर,
ठीक है, ये y1 y2 माइनस ये आ गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो यहाँ तो y1 बचा, ये आ गया, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी यहाँ पे y2 बचा, ये आ गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी यहाँ पे 2y3 आ गया, ये आ गया, और ये बचा आपका। ठीक है, जब अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन करने के बाद ये आ जाएगा, तो y1 प्लस y2 का। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म देखो कितने हैं, एक दो, सिर्फ दो है, ये नेगेटिव टर्म है तो उसी को इंडेक्स बोलते हैं, जो ये आपकी कैनोनिकल फॉर्म आ गई, कैनोनिकल फॉर्म आ गई। अब इसी को ही आप क्या करोगे, इसी को ही आप इंडेक्स बोल दो, मतलब रैंक इसकी कितनी आ गई, रैंक है इसकी 3। ठीक है, और इसकी इंडेक्स को एस से डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म इन केमिकल फॉर्म, यानी कि कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब यहाँ पे जरा देखिए, सिग्नेचर हमें निकालना है, सिग्नेचर क्या होता है, 2r माइनस एस होता है, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म, ये होता है। ठीक, तो ये आ गया, वो आपका सिग्नेचर आ गया 1। और n क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स है, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं इसमें, 3, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो अब यहाँ पर देखिए, ये आपके पास डाटा है, इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता नहीं लग रहा, क्योंकि आर एन आर और एस ये बराबर हो, या एन की वैल्यू नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर, सॉरी ये एस की वैल्यू नंबर, मगर ऐसा तो आ नहीं रहा, एस की वैल्यू नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो, मगर नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर नहीं हो रहा, तो अब हम उस केस में चेक करते हैं क्या, नेचर पता लगाने के लिए उस केस में चेक करते हैं कैनोनिक ये आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज के लिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, आप पीछे सोल्व कर सकते हो। तो आइगन वैल्यूज की ये आ गई, तो यहाँ पे देखिए कुछ आइगन वैल्यूज नेगेटिव आ रही है, कुछ पॉजिटिव आ रही है। जब ऐसा केस होता है कि सम आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव, सम आइगन वैल्यूज पॉजिटिव, तो जो आपकी इक्वेशन होती है वो इंडेफिनिट होती है, उसके सॉल्यूशन मतलब इंडेफिनिट उसका नेचर होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपकी यूनिट 3 कंप्लीट होगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 4। यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, अरे कहाँ गया, हाँ, व्हाट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 5। ये फंक्शन 5 है आपका, 5 बराबर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड की क्यूब 8.2 माइनस 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस एक्स log z माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 8, किस पॉइंट पर, -1 2 1 पर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस पॉइंट पे। ठीक है, जबकि इस फंक्शन के नॉर्मल निकालना है हमें इस पॉइंट पे। ठीक, ये दोनों चीज अलग अलग है, ये आपका अलग है, ये फंक्शन एफ है, ये फंक्शन यहाँ पे एफ बनेगा, ये फंक्शन फाइव बनेगा, तो दोनों ध्यान रखना है। इसका हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, इसका हमें निकालना है नॉर्मल। ठीक है, तो ये है बात। ठीक, अब जो यहाँ पे आपका फंक्शन एफ था, उसको हमने नॉर्मल, उसके जब निकालेंगे तो नॉर्मल वेक्टर को एन कैप बोल दिया हमने, तो वो किसके बराबर होगा, ग्रेडियंट एफ के बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा, log जेड आई माइनस 2 yj प्लस एक्स अपॉन जेड के। ये आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको एफ को डिफ्रेंशिएट करा, एफ को डिफ्रेंशिएट करके ये आपका आ जाएगा, ये फंक्शन, ये वेक्टर आ जाएगा फंक्शन। किस, अब इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये आपका नॉर्मल वेक्टर आ रहा है, तो इस पॉइंट में वैल्यू पुट कर दो। जब आपने वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करते ही आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो आपका वेक्टर क्या बन गया, -4 j माइनस के, ये वेक्टर बन गया नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर बन गया। अब हमें चाहिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है डेल फाई डॉट एन वेक्टर, एन जो नॉर्मल वेक्टर था अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से डिवीजन। ठीक है, ये होता है। अब देखो, अगर हम चाहते तो इससे डिवाइड ना करो, मगर प्रॉब्लम क्या है, डिवाइड इसलिए करना जरूरी है क्योंकि वो उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, ये इतना ही इंक्रीज हो जाएगा जितना इसका मैग्नीट्यूड है, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड का इफेक्ट नलीफाई करने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। सिर्फ हमें डायरेक्शन चाहिए। अगर हमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवीजन करके, इसके मैग्नीट्यूड से इनके इंक्रीमेंट से कोई प्रॉब्लम ना होती तो कोई नहीं, हम ऐसा कर सकते थे। तो इसलिए हम डेल फाई निकालेंगे। डेल फाई क्या होगा, जो आपका फंक्शन फाई था ऊपर, उस फाई से क्या करोगे, ये आप क्या करोगे, डेल फाई निकालिए, ये आपका डेल फाई आ गया। डेल फाई ये क्या हो गया, ये आपका हो गया माइनस ये एन वेक्टर जो आपका नॉर्मल वेक्टर था। ठीक है, अब ये आपने मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करके आपका ये फंक्शन आ गया। मल्टीप्लाई होने के बाद आपकी वैल्यू आ जाती है ये। अब हमें किस पॉइंट पे निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इस पॉइंट पे, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ये वैल्यू पुट करके आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15/√17। इसमें कुछ मुझे ज्यादा कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन मैंने स्क्रीन पे करके रखी हुई है, बस आपको ध्यान देना है कहाँ से क्या क्या है, क्योंकि उसमें जोड़ घटा गुणा भाग बताने की जरूरत नहीं होती। अगला क्वेश्चन है 8b। इसमें बोलता है अप्लाई स्टोक्स थ्योरम टू इवेल्युएट, ये आपका सरफेस है,
ये सर्किल का सरफेस है। अब वैसे तो ये आपका लाइन इंटीग्रल को बताता है, और कि कोई कर्व है उसका ही तो इंटीग्रल करोगे, तो उसका इंटीग्रल ये करते हैं आप कर्व का। ये कर्व है y dx प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी जेड। और जहाँ पे c जो कर्व है वो किसका इंटरसेक्शन है, ये स्फीयर का और आपका ये y प्लेन का, ये दोनों का इंटरसेक्शन है। ये तो स्फीयर हो गया ना जिसकी रेडियस a है, और ये आपका y प्लेन हो गया, वो x प्लस जेड इक्वल टू a। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उस पे इसे इंटीग्रेट करना है। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन होगा, देखिए आपका ये फंक्शन जो वैसे स्टोक्स थ्योरम लगा करना है, तो स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल को किस में बदल रही है, सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देगी। जब सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देगी तो ये बराबर किसके हो जाएगा, इसे एफ डॉट डी आर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको पहले। तो क्योंकि हमें एफ चाहिए इसमें से एफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो आप वो करोगे स्टोक्स थ्योरम, उसमें तो कर्ल निकालना होता है, तो उसमें वेक्टर चाहिए होता है। स्केलर से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो वेक्टर चाहिए, तो इसमें से वेक्टर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे वेक्टर ये स्केलर फॉर्म में है, मगर यहाँ से वेक्टर निकालना, क्योंकि वेक्टर होगा ना, तो एफ डॉट डी आर है ना, ये एफ डॉट डी आर, तो एफ डॉट डी आर की फॉर्म में आपने इसे लिख लिया। तो एफ डॉट डी आर की तो आपका एफ आ गया। और जब एफ आ गया तो आपने कर्ल एफ कर दिया इनटू नॉर्मल वेक्टर, और उस सरफेस पे, पूरे सरफेस पे इंटीग्रल, कौन से सरफेस पे, जो आपका स्क्वायर ये इस सर्किल का सरफेस है उस पे आपका इंटीग्रेशन करना है सरफेस पे। तो ये क्या आपने करा, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, तो अब ये कर रहे हो, तो कर्ल एफ, तो कर्ल एफ ये कर दिया, ये कर्ल। ठीक है, और ये आपका फंक्शन एफ डॉट नॉर्मल वेक्टर ds। तो अब इसका इंटीग्रेशन मतलब ये आपका कर्ल निकालने के बाद ये आ गया, और नॉर्मल वेक्टर ds। ठीक है, अब आपका नॉर्मल वेक्टर की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे। नॉर्मल वेक्टर क्या है, ये है, और इसकी पहले तो नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको। नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलेगा, तो डेल फाई निकालोगे, और उसका आप क्या कर दोगे, डेल फाई को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे डेल फाई और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ये यहाँ पे आपका पूरा सर्किल है, मतलब इसे ये इस तरह से है कि आपका, जैसे कि यहाँ देखिए, ये आपकी, अरे ये आपकी रेडियस होगी। ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक इस तरह से कट कर रहा है। ये है, ये जो आपका सर्किल है, ये जो सर्किल बना, ये आर रेडियस का बना, ये इसकी यहाँ स्फीयर की रेडियस कितनी है ए। तो जो इसकी आर सर्किल की रेडियस होगी, आर बराबर ए अपॉन रूट टू होगी। ठीक है, ये यूज होगी आगे फाइनल। तो आपने नॉर्मल वेक्टर यहाँ से निकाला इस फॉर्मूले, तो नॉर्मल वेक्टर आपका ये आ गया। आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये सब हो गया। तो नॉर्मल वेक्टर हो गया। अब आप इस नॉर्मल वेक्टर को पुट कर दो किसमें, इसमें, इसमें जो स्टोक्स थ्योरम थी आपकी उसमें पुट कर दी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब पुट करके आपने ये सब कुछ सॉल्यूशन निकाल लिया। सरफेस इंटीग्रल ये पुट का इसमें मल्टीप्लाई की, आई की आई में होगी। ठीक है, जे की जे, के की के, अब जे तो है नहीं तो जीरो हो जाएगा, के की के में वन। तो ये सब आ गया, वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू, माइनस तो यहाँ पे है ही। अब टू अपॉन रूट टू आ गया तो बाहर निकाल लिया इसे करके। अब यहाँ से जो अब ये है, ये किसका सरफेस है, ये सरफेस है आपका सर्किल का। अब सर्किल का एरिया कितना हो गया उसका, जो आपका इंटरसेक्शन है उसका, बाई आर स्क्वायर। अब आर कितनी है, ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर कर दिया आपने यहाँ पर। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9A, इसमें बोलता है फाइंड द कर्वेचर ऑफ द टॉर्जन ऑफ द हेलिक्स, x इक्वल टू ए कोस टी, y इक्वल टू ए साइन टी, z इक्वल टू बी टी। अब हमें यहाँ पे गिवन कर्व क्या दे रखा है, एफ टी दे रखा है, मतलब टी का फंक्शन है। ये आपका कर्व दे रखा है जिसके आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए कोस टी, बी ए साइन टी, और बी टी है, जेड कंपोनेंट इसका ये है। तो अब हम इनके डेरिवेटिव निकालें, क्योंकि जो कर्वेचर है और टॉर्जन है उनमें डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और डिटरमिनेंट की और मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो सारी चीज निकाल के सिंपल फंडा मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकाला आपने, पहला डेरिवेटिव निकाल लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, ए कोस टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ए साइन टी, और ए साइन टी का ए कोस टी, और बी टी का बी। ठीक है, ऐसे सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे इसका क्या आ जाएगा, माइनस ए कोस टी और माइनस ए साइन टी जीरो। ऐसे ही इसका आप थर्ड डेरिवेटिव निकाल लोगे, निकल गए। अब जो कर्वेचर होता है वो के टी बराबर फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, उसका और उसका मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो फर्स्ट डेरिवेटिव के मैग्नीट्यूड के क्यू से। समझ में आया,
ये जो आपका कर्वेचर होता है फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड को अगर आप डिवाइड कर देते हो फर्स्ट डेरिवेटिव के मैग्नीट्यूड के क्यूब से तो आपका कर्वेचर आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या जरूरत पड़ी, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का सबसे पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा। तो आपने निकाल लिया, क्रॉस प्रोडक्ट आपका ये आ गया, ये आ गया। अब इसका आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड आपने ये निकाल दिया, ये बराबर ये आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकल गया। अब मैग्नीट्यूड जब निकल गया तो ये, अब मैग्नीट्यूड को आपने ऊपर रख दिया और नीचे क्या रखा आपने, फर्स्ट डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो ये मैग्नीट्यूड का क्यूब आपने कर करा के मैंने सिंपल कैलकुलेशन करके वो रख दिया। बस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी ऐड हो गए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ऊपर क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 बचा। ये आ गया, नीचे भी ऐसे ही होगा, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ये प्लस ये हो जाएगा तो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। तो ओवरऑल इसे सिंप्लीफाई करके ए आ गया। तो आपका कर्वेचर कितना आ गया, ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब टोरजन निकालना है। टोरजन क्या होता है, ये डिटरमिनेंट होता है किसका, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव वेक्टर जो थे आपके फंक्शन थे उनका डिटरमिनेंट, और उसे डिवाइड करना है किसके मैग्नीट्यूड से, जो आपका इसमें कर्वेचर में आपने निकाला है क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, उससे डिवाइड करना है। तो पहले तो डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट अब इसके तीनों कंपोनेंट रखने पड़ेंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, एफ डबल डेरिवेटिव की कंपोनेंट रख दी और आपके तीसरे डेरिवेटिव की कंपोनेंट रख दी। ठीक है, रखने के बाद आपके मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ये मैग्नीट्यूड इसका डिटरमिनेंट निकाल आ गया, डिटरमिनेंट क्या है, ए स्क्वायर बी आ गया। अब आपने इसे ऊपर पुट कर दिया, नीचे उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव का क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तो ये आ गया और उसका स्क्वायर, ये कर दिया हमने। ठीक है, करने के बाद आपका सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी वैल्यू क्या आ गई, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टॉर्जन की वैल्यू क्या आ गई, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला और लास्ट का क्वेश्चन है हमारा क्या, कि 9 बी जो है वो कहता है प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट आर की पावर एन इक्वल टू डेल टू आर की पावर एन होता है, वो किसके बराबर होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू आर की पावर एन माइनस टू के बराबर होता है। ये प्रूव करना है। जहाँ पे आर क्या है, आर आपकी है, आर बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, मतलब सिंपली स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, आर। अब यहाँ पे हम कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं, देखो कंसेप्ट जो आपका ऑपरेटर होता है जो ये डेल होता है। अब डेल अगर आप सिंपल डेल की बात करें, जो डेल है, ये तो डेल अपॉन डेल एक्स होगा प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, इस तरह से आता है। ठीक है, इस तरह से अगर डेल टू कर दे हम इसे, तो ये तो ऐसा होना चाहिए डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू और डेल टू अपॉन डेल जेड, ऐसा होगा। और जब अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसी 3 बार करेंगे तो तीसरा भी होगा, तो कहने का मतलब इसका ऑर्डर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही तो लिया, अब हमने इन्हें पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया। ठीक है, इनको पकड़ लिया। ठीक, ये यहाँ से इसका मतलब यही तो है, इसका डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं आप, सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं आर की पावर एन का, तो ये आएगा। अब ये आएगा तो अब इसे करते हैं, इसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें दिया क्या होता, हम देख लेते हैं क्या दिया होता, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था। क्यों, क्योंकि आर बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था। तो अब इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करके क्या है, डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स अपॉन आर आ गया। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इनके डिफरेंशिएशन में। ऐसे ही हमने y के रेस्पेक्ट में निकाल लिया, क्या आ गया, y अपॉन आर आ गया। और ऐसे ही हमने z के रेस्पेक्ट में निकाल लिया, इसे डिफरेंशिएट करके, इसको डिफरेंशिएट करके डेल आर अपॉन डेल एक्स निकाला, डेल आर अपॉन, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, डेल आर अपॉन डेल एक्स निकाला, डेल आर अपॉन, अभी भी चेंज नहीं हो, डेल आर अपॉन डेल जेड निकाल लिया, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल एक्स, इनकी वैल्यू पुट कर दी। अब इनकी वैल्यू इसमें पुट करोगे, किसमें, इसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, मान लो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला, ये आया। देखो ऐसे ही तो आएगा, एन आर की पावर एन माइनस वन और आर को डिफरेंशिएट किया। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर पुट कर दी, तो इसे सिंप्लीफाई करके ये आ गया आपके पास। फिर आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के ये निकाल दिया, इसे हमने इक्वेशन वन बोल दिया। ऐसी ही हमने इसका y के रेस्पेक्ट में किया। ठीक है, ये y के रेस्पेक्ट में ये आ गया, इसे हमने इक्वेशन सेकंड बोल दिया। ऐसे ही z के रेस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव निकाला r की पावर n का, तो इसे हमने थर्ड इक्वेशन बोल दिया। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं,
मान लीजिए हमने ये तीनों इक्वेशन ऐड कर दी, तो ऐड करके जो कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करके फाइनल जो आपको मिलता है रिजल्ट, वो ये मिलता है n इंटू n प्लस वन इंटू आर की पावर n माइनस टू। और यही तो हमें शुरू में इक्वेशन में क्वेश्चन में पूछा था कि हमें ये प्रूव करना है कि ये बराबर ये होता है। ठीक है, ये रहा ना, ये बराबर ये होता है। तो बस कैलकुलेशन थी, डिफरेंशिएशन था। अगर आपकी कंसेप्ट मजबूत है तो क्वेश्चन होगा ही होगा। कंसेप्ट में कहीं पे भी आपकी थोड़ी सी चूक हुई तो क्वेश्चन हाथ से फिसल जाता है। तो यही है बस आपका, हमने ये क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया है। और आई होप आपको सब समझ में आया होगा और आप आने वाले एग्जाम में, जो आपका एग्जाम चलो उसमें अच्छा करोगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।